हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ में अगला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको बोर्ड पे दे रखा है। ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट दे रखी है, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसका मतलब यहाँ पे है कि इसकी जो साइज है, इसकी जो लेंथ है वो पॉइंट की डिस्टेंस से जो है बहुत ज़्यादा है। पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस होगी उससे इसकी लेंथ क्या है, साइज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर इसको चार्ज करते हैं, अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग शीट। और नॉन कंडक्टिंग शीट या हम बोले नॉन कंडक्टर जो होता है उसमें जो चार्ज होता है वो उसके सारे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या हम बोले कि नॉन कंडक्टर के अंदर हम जब उसको चार्ज करते हैं तो जो चार्ज है वो जिस प्लेस पे वो हम उसको चार्ज कर रहे हैं उसी प्लेस पे वहाँ पे रह जाता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक शीट दे रखी है इनफाइनाइट लेंथ की। अब अगर इस नॉन कंडक्ट शीट का एक पार्ट हम यहाँ पे कंसिडर कर लें, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी इसका एक पार्ट है और इस पार्ट के मिड पॉइंट से मान लो ये सेंटर पॉइंट है ओ, और ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग वायर, तो उसमें भी हमने क्या किया था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। उसमें डायरेक्शन फाइंड की थी तो यहाँ पे भी हमको डायरेक्शन देखनी है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस O से बोथ साइड अपर साइड एंड लोअर साइड सेम डिस्टेंस पे दो स्मॉल एलिमेंट एरिया यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट A1 एंड A2 स्मॉल एलिमेंट एरिया। और अब जो है इन दोनों एलिमेंट एरिया की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे जो हमने दो स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया है, बाय सिमेट्री लिया है, और इसी तरह से हम इसको बहुत सारे इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट एरिया में डिवाइड करके और आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग जो आएगा, अलग अलग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे केवल A1 और A2 दो स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया है। बाकी जो एलिमेंट एरिया लेंगे उनके लिए भी सेम ऐसा ही होने वाला है। तो हम इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पॉइंट P ले लिया, दो स्मॉल एलिमेंट एरिया हैं। अब स्मॉल एलिमेंट एरिया हैं तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी स्मॉल होगी। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करें, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और देखें कि A1 ये पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग A1P। और सिमिलरली ड्यू टू A2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन अलोंग A2P होगी। तो इसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया DE1 वेक्टर, और यहाँ पे इसको हमने कंसिडर कर लिया DE2 वेक्टर। अब हम आगे बात करें कि यहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इनके DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर जो है उनका रिजोल्यूशन करते हैं, कंपोनेंट यहाँ पे हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंगल यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सपोज इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज थीटा, और इन बिलो ट्रायंगल, अगर इस नीचे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, और ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आगे जो है अगर हम इन एंगल्स को देखें, देखो इसके अपोजिट एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से।
अब हम यहाँ पे देखो DE1 वेक्टर है, अगर इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो देखो इसका इधर वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये DE1 थीटा के साथ में है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, DE1 कोस थीटा हो जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE1 कोस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, DE1 साइन थीटा। सिमिलरली फॉर DE2 क्या होगा, DE2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE2 कोस थीटा हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE2 साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब हम आगे बात करें यहाँ पे कि इसको यहाँ पे एक चीज़ है कि जो DE1 का मैग्नीट्यूड होगा वो DE2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और उसको हम DE कंसीडर कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ DE वेक्टर। कैसे भाई, यहाँ पे A1 और A2 जो स्मॉल एलिमेंट एरिया है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है पॉइंट P से क्या है, इक्वल है, सेम डिस्टेंस में है, और दोनों स्मॉल एलिमेंट एरिया है, दोनों पे चार्ज भी हम यहाँ पे सेम कंसीडर करके चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो क्या होती है, KQ/R²। तो यहाँ पे चार्ज भी सेम ले रहे हैं और इन दोनों एलिमेंट एरिया की डिस्टेंस जो है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं DE2 साइन थीटा एंड DE1 साइन थीटा जो है उन दोनों क्या होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और ड्यू टू कैंसिल आउट यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में DE1 कोस थीटा एंड DE2 कोस थीटा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से हमारे पास क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द शीट एंड आउटवर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, या हम बोले बाहर की तरफ यहाँ पे होगी परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना हमको, परपेंडिकुलर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आती है। सेम हमने यही प्रोसेस वायर वाले केस में भी लिया था, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन में थी। अब आउटवर्ड में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन जो होती वो क्या होती, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए डायरेक्शन। इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब यहाँ पे जो है जब हम इसको चार्ज करते हैं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ड्यू टू चार्जिंग जो है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे को यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है उसको हम कंसिडर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम आगे बात करते हैं डायरेक्शन के बाद में, हम मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, डायरेक्शन के बाद में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस की यहाँ पे इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, और जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरह का होना चाहिए। तो जनरली जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं या तो सिलेंड्रिकल लेते हैं या फिर एक स्फीयर लेते हैं या फिर क्यूब लेते हैं। तो जब भी हम सीट की बात करेंगे तो सीट में भी हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये दूसरा वाला डायग्राम है यहाँ पे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो आपको सीट दिख रही है नॉन कंडक्टिंग सीट, अगर हमको इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। और ये जो गॉसियन सरफेस इस तरह से होगा कि पॉइंट पी जो होगा, पॉइंट पी कहाँ होगा, इस गॉसियन सरफेस के जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसका जो सर्कुलर पार्ट होता है,
इसी जैसे मान लो पॉइंट P यहाँ है तो हम इसको सर्कुलर पार्ट पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से जैसे मान लो पॉइंट O यहाँ पे है, ये इसकी बात करें तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। अब पॉइंट को, जो पॉइंट P है उसको हम इस सर्कुलर सरफेस पे कहीं पे भी रखें, ऊपर नीचे कहीं लेके जाए, उसकी जो डिस्टेंस है वो इस शीट से चेंज नहीं होगी। तो जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसके सर्कुलर पार्ट पे क्या होता है, पॉइंट P यहाँ पे लाई करता है, और जो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ये सिलेंडर है वो कितनी होगी, यहाँ पे 2r होती है। r इधर होता है और r इधर, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब एक चीज़ समझना, नॉन कंडक्टिंग शीट जो होती है वो, जैसे मान लो ये शीट है तो इसको जब हम चार्ज करते हैं और यहाँ पे शीट जो है वो थिन शीट लेके चल रहे हैं, पतली शीट है, तो जो चार्ज होगा वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एकदम थिन सीट लेके चल रहे हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसमें 3 सरफेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 सर्कुलर सरफेस होंगी एंड 1 कर्ड सरफेस होगी। इसकी एक तो कर्ड सरफेस होगी, कोई भी सिलेंडर होता है उसमें 2 तो क्या होती हैं, ये 2 तो क्या है, सर्कुलर सरफेस, और गॉसियन इसमें एक सरफेस जो है, अगर हम बोले कि ये जो है सिलेंडर है तो ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो सरफेस है ये क्या है, कर्ड सरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, इस सर्कुलर सरफेस को S1 कंसिडर करेंगे, इसको S2 लेट कर लेंगे, और जो कर्ड सरफेस होगी उसको हम S3 यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द शीट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है। अब जो है ये इतना करने के बाद में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे हम केसेस लेते हैं। एक में तो हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉस लॉ, या हम बोले बाय द गॉस लॉ, और एक जो होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहला जो हम ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उससे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसमें हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होता है, अगर हम देखें फाई जो होता है, अगर सरफेस जो है यहाँ पे जो हम सरफेस कंसिडर करते हैं गॉसियन सरफेस, वो हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो फाई यहाँ से हम क्या लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, उसके लिए सिंबल यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन जो होता है उसमें हम सर्कल बना देते हैं, और एस यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि जितनी भी सरफेसेज हैं उन सबको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। कैसे देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो एक तो इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा, एक इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा, और एक जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो किस तरह से यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो S1 सरफेस है इस पे हम क्या कर लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर कर लेंगे, और स्मॉल एलिमेंट एरिया को हम यहाँ पे ds वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये
अब एरिया वेक्टर जो है, स्मॉल एलिमेंट एरिया हमने लिया तो उसका एरिया वेक्टर भी होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो है ये ds वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली फॉर S2 जो है, हम एक यहाँ पे भी एक स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसको हमने यहाँ पे ds वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया। एंड लास्ट थर्ड जो सरफेस है वो कर्ड सरफेस है। तो देखो कर्ड सरफेस जो होगी उसके लिए भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे मान लो ये कर्ड सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल, तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ले लिया, स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया ds वेक्टर, और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी ds वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसे इसको हम लिख सकते हैं 4s1 eds cos थीटा प्लस 4s2 eds cos थीटा प्लस 4s3 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ eds cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखो थीटा जो है वो E एंड ds के बीच का एंगल है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो फॉर S1 सरफेस देखो E वेक्टर की डायरेक्शन और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर S1 हम क्या लिख सकते हैं? फॉर S1 लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हम लिख सकते हैं यहाँ पे E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर फॉर S1। फॉर S2 सरफेस की बात करें अपन यहाँ पे, तो S2 सरफेस के लिए E एंड ds के बीच का एंगल क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फॉर S2 सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड लास्ट बात करें अपन S3 सरफेस के लिए, तो इसके लिए देखो ds वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो फॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे S3 सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या? फाई इक्वल टू 4s1 सरफेस E ds cos 0 प्लस 4s2 सरफेस E ds cos 0 डिग्री एंड लास्ट फॉर S3 सरफेस क्या होगा यहाँ पे? E ds cos 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। फाई इक्वल टू देखो cos 0 की वैल्यू 1 हो रही है, तो 4s1 इंटीग्रेशन ऑफ E ds प्लस 4s2 इंटीग्रेशन ऑफ E ds प्लस 4s3 के लिए क्या होगा? cos 90 0 हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इस सरफेस पे कहीं पे भी आप लेओगे, कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट क्या होगा? यूनिफॉर्म रहेगा, या हम बोले कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिमिलरली फॉर S2 सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो E कांस्टेंट है, तो E को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। तो E को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर S2 सरफेस, फॉर S2। अब बात करें अपन, ये ds किसको रिप्रेजेंट करा है? स्मॉल एलिमेंट एरिया को। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे? इस पूरे सर्कुलर पार्ट का एरिया चाहिए, इधर इसका भी एरिया चाहिए हमको। तो हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कि फॉर S1 सरफेस एंड फॉर S2 सरफेस, पहली चीज़ तो दोनों एरिया सेम रहेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों एरिया को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? S1 एंड S2 इक्वल्स टू क्या होगा? S लेट कर लेते हैं।
इसका एरिया एस ले लेते हैं तो इसका भी क्या होगा, एस होगा। अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर S1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर S2, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो टोटल एरिया जो है वो S होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे, S, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, E इंटू S। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2ES, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू ES आ रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सर्कुलर पार्ट होता है उसी से रिलेटेड है, कर्ड जो पार्ट है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया था, 0 आया था। पोज करके इसको नोट कर लो। अब जो है आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गॉस लॉ है उससे हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा। तो आगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इसमें हमको पता है गॉस लॉ क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज्ड सरफेस जो है वो होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब जो है ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है, सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, सिलेंडर जो दिख रहा है आपको, इससे एनक्लोज्ड जो चार्ज होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो सिलेंडर है वो इस सीट के से दो पार्ट में सेपरेट हो रहा है, या हम बोलेंगे जो सीट है इस सिलेंडर को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रही है। और जो है अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ये सिलेंडर है और सीट एकदम मिडल में है, तो सीट का कुछ एरिया इस सिलेंडर से क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा, और वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। जैसे मान लो ये सीट है और इसमें से क्या हो रहा है, आधा जो है, हाफ पार्ट जो है सिलेंडर इधर है, हाफ पार्ट इधर है, तो जो सर्कुलर पार्ट होगा उतना जो एरिया है वो कौन कंसिडर कर रहा है, वो ये सिलेंडर कंसिडर कर रहा है इस सीट के लिए। तो इतने सर्कुलर पार्ट में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा वही क्या होगा, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमने देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो होती है टोटल चार्ज, या हम बोले चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है। और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो इन सरफेसेज का होगा, इनका ये सर्कुलर एरिया है, तो ये जो है ये इसके इक्वल कितना होगा, हमने क्या लेट किया था, एस कंसिडर किया, तो इसका एरिया भी क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्या होगा, वो हो जाएगा गॉसियन, ये जो अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे कंसिडर करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, जो एरिया है जिसपे वो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा इंटू ए, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू जो है वो कितना आ गया, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब जो है आगे हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास फ्लक्स जो हमने फाइंड किया था बाय द डेफिनेशन, और सेकंड इक्वेशन ये आई हमारे पास। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे,
इक्वेट करने से हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन 2 इंटू ई एस है, तो 2ES इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अगर देखो तो एनसिल के एस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो E इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। देखो नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिल रही है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ये जो है इसमें हमारे को यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है एक तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, साथ में हमको दिख रहा है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो दो ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है हमको, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और एक मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिस्टेंस कौन सी, जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सीट से, यहाँ पे डिस्टेंस r हमने कंसिडर की थी, तो उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से हमारे को रिजल्ट निकल के आता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, एंड सेकंड रिजल्ट है E इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं r टू द पावर 0, E इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, इन वेक्टर फॉर्म हम इसको लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। और ये n कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट। तो n कैप की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सीट इन आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इनवार्ड होता, यानी कि सीट की ओर जो डायरेक्शन होती, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड में होगा और नेगेटिव है तो सीट की ओर होगी। ठीक है, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे पहला जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिग्मा के बीच में ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये कुछ एंगल पे बनेगी। ठीक है ना, तो E और सिग्मा के बीच में ग्राफ इस तरह से, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये किसके बीच में है, बिटवीन द E एंड सिग्मा। और सेकंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, बिटवीन द E एंड R। अब R मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सीट, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी भी ज़्यादा हो कितनी भी कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। यानी कि देखो यहाँ पे जो है E जो है वो R के R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R टू द पावर 0 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ ये बन रहा है डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी भी डिस्टेंस इंक्रीज कर लो, देखो आगे जाओगे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये
दोनों जो ग्राफ है ये क्या हो गए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट। इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसमें हमको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये जो रिजल्ट आया है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमको अच्छे से आना चाहिए। और थैंक यू।